Hello students, the topic for today is DNA replication and semi-conservative mode of replication. Now what do you mean by semi-conservative mode of replication, or what are its experimental proof? There were three predicted models regarding the DNA replication. मीनस जोड़ा DNA है वो अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी बनाता, अपनी जीरोक्स कॉपी बनाता है। ये रिगार्डिंग तीन प्रिडिक्टेड मॉडल्स ने अपने को। पहला हैगा कंजरवेटिव, सैकेंड हैगा डिस्पर्सिव, थर्ड हैगा सैमी कंजरवेटिव। कंजरवेटिव मोड के क्या है, बोथ द पेरेंट स्टैंड्स रिमेन एज सच एंड टू डॉटर स्टैंड्स आर फॉर्मड। तुहानूं पता, तुसीं लास्ट लैक्चर दे विच DNA का स्ट्रक्चर किया, उसकी पैकेजिंग की है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ही चंगी तरह पता कि ਜਿਹੜਾ DNA है वो एक डबल हैलीकल स्ट्रक्चर है जिहदे दोनों स्टैंड्स एंटी पैरेलल डायरैक्शन दे विच रन करते पे ने। राइट, हुण कंजरवेटिव मोड ऑफ रेप्लीकेशन क्या कहता पे कि जो पेरेंट स्टैंड्स ने वो दोनों एज सच रहिंदे ने, उन्होंने कुछ नहीं होंदा, और वो दोनों के दोनों ही दो डॉटर स्टैंड्स नवे बना लेंदे ने। ठीक है, मीनस पेरेंट स्टैंड भी कंजर्व रह गए और दो डॉटर स्टैंड्स भी बन गए। इन दिस वे द DNA इज़ रेप्लीकेटेड। सैकेंड मोड हैगा अपने को डिस्पर्सिव। ये क्या है कि जो दोनों स्टैंड्स ने वो ब्रेक कर जाते हैं फ्रैगमेंट्स के विच, और जोड़ियाँ स्पेसिस ने दे आर फिल्ड अप विद द न्यू स्टैंड्स। ये थोड़ा हुणी मैं डायग्राम के दिखाने लगी हाँ। एंड द थर्ड हैगा अपने को सैमी कंजरवेटिव। ये क्या है, दोनों जोड़े स्टैंड्स ने वो एज अ टैंपलेट स्टैंड एक्ट करते हैं, और उन्होंने दोनों विचों दो नवे डॉटर स्टैंड्स वो अपने एज अ नवे पेरेंट वर्गे स्टैंड्स बनते हैं, तो अपने वो दोनों के दोनों डॉटर स्टैंड्स नू फॉर्म करते हैं। राइट, जोड़ा थर्ड मोड ऑफ रेप्लीकेशन है वो सब तो असैप्टिड मनिया जाता है, एंड इट वॉज गिवन बाय क्रिक। एक्सपैरीमेंटली प्रूव्ड बाय मैथ्यू मैसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल इन 1958। इनू पूरी तरह एक्सपैरीमेंटली प्रूव किया सीगा 1958 दे विच मैसलसन ते स्टॉल ने। उन्होंने अपना सारा वर्क ईकोलाई के उपर किया। ईकोलाई के उपर क्यों किया, बिकॉज इट इज़ अ फ्रेंडली बैक्टीरिया एंड इट कंप्लीट्स इट लाइफ साइकिल इन 20 मिनट्स। ठीक है, बहुत ही घट टाइम के 20 मिनट्स लगते हैं इनू अपना लाइफ साइकिल पूरा करने नू, और इन्ने घट टाइम के मतलब आप बहुत सारिया जनरेशनस कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मन के चले कि एक दिन के उन्हें कितनी जनरेशनस कितनी होंगे, तो यू कैन कैलकुलेट बाय कि 20 मिनट्स के विचों एक जनरेशन अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, तो 24 घंटे के आप बहुत सारी जनरेशनस को स्टडी कर सकते हैं। राइट, हाँ जी, दीज आर द थ्री प्रिडिक्टेड मॉडल्स। पहला है सैमी कंजरवेटिव। तुम देखोगे पिंक कलर का पेरेंटल स्टैंड है, दोनों स्टैंड्स खुले, और एक पिंक इधर आ गया, दूसरा पिंक इधर चला गया। राइट, तो जो ब्लू वाला स्टैंड है वो डॉटर स्टैंड है, इधर भी जो ब्लू वाला स्टैंड है वो डॉटर स्टैंड है। दैन कंजरवेटिव मॉडल, ये पेरेंटल स्टैंड है, पेरेंटल स्टैंड एज इट इज़ पे, तो ये दो ब्लू स्टैंड्स बन गए। राइट, दैन डिस्पर्सिव मॉडल, ये पेरेंटल स्टैंड पे, पेरेंटल स्टैंड के जो फस्ट एप्लीकेशन हुई तो ये स्टैंड टुट गया। देखो तुम, पिंक डिस्पर्स हो गया, ब्रेक कर गया, फ्रैगमेंट्स विच हो गया, तो जिथे जिथे गैप से उत्थे एक नवा अपने को ब्लू कलर के जोड़ा स्टैंड नवा वो फ्रैगमेंट्स के तौर पर इतने फिल हुए। राइट, तो इनू आप कहने डिस्पर्सिव। तो ये अपने को फस्ट एप्लीकेशन साइकिल है जितों आपको एनालाइज होंगे कि फस्ट वाला है वो सैमी कंजरवेटिव, सैकेंड इज़ कंजरवेटिव, एंड लास्ट वन इज़ डिस्पर्सिव। देखो तुसी इतने पिंक स्टैंड है दोनों, इधर एक पिंक और एक ब्लू। राइट, इधर अपने को दोनों पिंक स्टैंड ने, ये दोनों पिंक रिटेन रहे हैं पेरेंटल स्टैंड्स, और अपने को ये वाले दो डॉटर स्टैंड्स बन गए। ये दोनों पिंक स्टैंड्स ने एंटी पैरेलल डायरैक्शन दे विच, और इधर इधर फ्रैगमेंट्स हो गए। देखो ध्यान नाल, इधर ये भी फ्रैगमेंट्स हो गए, फिर ये फिलअप हो गए बाय ब्लू फ्रैगमेंट्स। हाँ जी, उन्होंने एक्सपैरीमेंट की किया सीगा, मैसलसन ते स्टॉल ने क्या एक्सपैरीमेंट किया सीगा ईकोलाई के उपर। उन्होंने एक कल्चर मीडियम तैयार किया जिहदे विच हैवी नाइट्रोजन पा दिता, N15। ठीक है, N15 रेडियो आइसोटोप नाइट्रोजन नहीं यूज़ की उन्होंने, सिर्फ हैवी नाइट्रोजन
यूज़ की। उन्होंने क्या किया, ये 15 वाले एमोनीयम क्लोराइड मीडियम सोल्यूशन दे विच उन्होंने ई कोलाई नूं ग्रो किया फॉर मैनी जनरेशनस, कई जनरेशनस वो इसी मीडियम के विच ग्रो करते रहे सेम मीडियम के विच, ताकि जिहड़ा N15 है वो पूरी तरह नाल इनकॉर्पोरेट हो जाए नਵੇਂ ਜਿਹੜੇ स्टैंड्स बननगे, डॉटर स्टैंड्स बननगे उन्हां दे विच। ठीक है जी, जब उन्होंने लग्या कि पूरी तरह इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, N15 DNA का पार्ट बन चुकिया है। N15 ही क्यों यूज़ किया, मतलब नाइट्रोजन नूं ही क्यों हैवी नाइट्रोजन बना के यूज़ किया, क्योंकि नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट है। नाइट्रोजन बेसिस तुसीं पढ़े ने, एडेनिन, गुआनिन, थायमिडिन, साइटोसिन, थायमिन दैन साइटोसिन। तो ये है ने मेन कंपोनेंट उन्होंने क्या नाइट्रोजन है, तां आप नाइट्रोजन बेसिस कहने। तो इस करके उन्हें N15 यूज़ की। फिर उस तो बाद क्या किया, अ डेंस सोल्यूशन ऑफ सीजियम क्लोराइड ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर्म डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड्स ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ लोअर डेंसिटी एट द टॉप दैट इंक्रीजेस ग्रेजुअली विच टूवर्ड्स बॉटम विद हाईएस्ट डेंसिटी। हाँ जी, नैक्सट क्या किया, उन्होंने सेंट्रीफ्यूग किया। जदों सेंट्रीफ्यूग किया तो नाइट्रोजन जिहड़ा हैवी यूज़ किया होया सीगा वो नीचे सैटल हो गया, राइट। सोल्यूशन ऑफ लोअर डेंसिटी एट द टॉप दैट इंक्रीज ग्रेजुअली टूवर्ड्स बॉटम विद हाईएस्ट डेंसिटी। मतलब बॉटम तो अगर आप देखांगे तो उतों हाई डेंसिटी जिहदी होगी वो चीज़ बॉटम वाल नूं रह जूगी, राइट। जिहड़ी चीज़ लाइट वेट होगी उपर मूव कर जूगी, जिहड़ी चीज़ हाई डेंसिटी होगी हैवी होगी ऑब्वियसली वो नीचे जाऊगी बॉटम दे वाल। ठीक है, तो उन्होंने इस करके ही हैवी नाइट्रोजन यूज़ किया सीगा ताकि पता लग जाए। अगर नाइट्रोजन लाइट होंदा तो पता नहीं सी लगना सेंट्रीफ्यूगेशन करन दे नाल, बट हुण हैवी नाइट्रोजन यूज़ किया तो ओबवियसली उन्हें अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली नीचे सैटल डाउन होना ही होना सीगा, उन्हें बॉटम वाल नूं आना सीगा, राइट। तो जो सेंट्रीफ्यूग किया तो वो बॉटम वाल नूं सैटल हो गया N15 वाला DNA फ्रॉम द ई कोलाई। फिर उन्हें की किया, उस सारे ई कोलाई नूं ट्रांसफर कर दिता N14 दे विच। ठीक है, एक होर कल्चर मीडियम तैयार किया जिहदे विच उन्हें नॉर्मल N14 जो कि आम नॉर्मल DNA विच हुंदा है वही नाइट्रोजन 14 उन्हें उस मीडियम दे विच पाया तो ई कोलाई नूं N15 वाली नूं उधर ट्रांसफर करता। ठीक है जी, फिर उन्हें डिफरेंट इंटरवल्स ते सैंपल्स लेने शुरू कर दिते और उन्होंने फिर अगेन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट्स के उपर डेंसिटी उन्होंने कड्डी तो वो थोड़ी जी डिफरेंट आ रही सी। डिफरेंट आनी सी क्योंकि पहला N15 सीगा सारा वो एक जगह तो सैटल हो रहा सीगा, हुण उहदे विच क्या आ गया N14 भी इंट्रोड्यूस हो गया। N15 पहला ही सीगा, N14 मीडियम वाला आ गया तो ये दोनों आ गए तो ओबवियसली डेंसिटी थोड़ी घटनी सीगी N14 करके। Then DNA that was extracted from culture first generation had a hybrid or intermediate density and after 40 minutes was composed of hybrid and the light DNA। तो उन्होंने को क्या हो गया, एक हाइब्रिड DNA आया तो एक लाइट DNA बन गया। हाइब्रिड कह लो या लाइट कह लो। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइट DNA एंड डिक्रीज इन द हाइब्रिड DNA कैन बी पॉसिबल ओनली ड्यू टू सैमी कंजरवेटिव मोड। जिहड़ा आपने पहला N15 वाला DNA इंट्रोड्यूस किया सीगा ਉਹਦੀ अमाउंट घटनी शुरू हो जाएगी, N14 वाले की ਵਧਣੀ शुरू हो जाएगी क्योंकि हुण मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ N14 ਪਿਆ। ਤਾਂ ई कोलाई ने N14 वाला नाइट्रोजन ਨੂੰ पिक करना है, ठीक है, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपना DNA तैयार करना है। ये तो आपको पता लगता है कि यह एक सैमी कंजरवेटिव मोड ऑफ रेप्लीकेशन है। ਹੁਣ देखो तुसीं इत्थे ध्यान नाल फर्स्ट डायग्राम तुसीं देख सकते हो, आ देखो N15 लिता इत्थे, ठीक है जी। आफ्टर 20 मिनट्स क्या होया, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਜ਼ਮ क्लोराइड ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੋਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਬੈਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਬੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਰੈੱਡ N15 करके है क्योंकि ये हैवी नाइट्रोजन सीगा तो ये बिल्कुल बॉटम के नाल बैंड बनेगा। इधर देखो तुसी, ठीक है जी। फिर जी उन्हें अगे N14 दे विच पाया तो N15 वाला बैंड भी है पेरेंट बैंड, जो नवा बैंड बनूगा वो N14 का बनूगा, ठीक है, क्योंकि आप प्रूफ कर रहे हैं कि सैमी कंजरवेटिव है। तो बैक्टीरिया के थ्रू ही आपको प्रूफ होया कि ये सैमी कंजरवेटिव है। N15 स्टैंड बन रहे अपने को महरून कलर का और समवॉट रैड कलर का,
ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ N14 ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ N15 ਵਾਲੇ ਈਕੋਲਾਈ ਨੂੰ N14 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡਸ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ 14 ਦਾ, ਇੱਕ 15 ਦਾ, ਇੱਕ 14 ਦਾ, ਇੱਕ 15 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ N15 ਵਾਲਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸੀਗਾ DNA ਕੋਲੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹ N14 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਆਫਟਰ 40 ਮਿੰਟਸ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ N14 ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਡਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਗੇਨ N15 ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਔਰ ਮਹਿਰੂਨ ਕਲਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ 15 ਵਾਲਾ, ਉਹ 14 ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ 14-15 ਵਾਲਾ ਬਣਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ 14 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ 14-14 ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਟੈਂਡ 14 ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ N14-15 14-15। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ N14। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਨੇ 14-15 ਮਿਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਟੈਂਡਸ ਬਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਰਕ ਮਹਿਰੂਨ ਕਲਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਈਕੋਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ N14 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, N14 ਵਾਲੇ ਨੂੰ N15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ ਗਰੋ ਕਰਨੇ ਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ N15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ N15 ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, N14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰੋ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ N14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਸ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ 14, ਇੱਕ 15, ਇੱਕ 14, ਇੱਕ 15, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ 40 ਮਿੰਟਸ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਸਟੈਂਡਸ ਬਣੇ 14-14 ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਲੇ N14 ਅਤੇ N15 ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਸੀਗੀ N15 ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੀ ਆਊਗੀ N14 ਅਤੇ 15 ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਘੱਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਆਊਗੀ ਸਿਰਫ N14 ਵਾਲੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ N14 ਅਤੇ N14। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ what the Michelson and Stahl did in their experiment। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ DNA strands from template strands is called ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। DNA ਦਾ ਬਣਨਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟੈਂਡਸ ਤੋਂ। ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡਸ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਲੇਟ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟਰ ਸਟੈਂਡਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ DNA ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼, DNA ਹੈਲੀਕੇਜ਼, ਟੋਪੋਆਈਸੋਮਰੇਜ਼ ਐਂਡ DNA ਲਾਈਕੇਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਅਤੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਅਤੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਨੇ ਇਟ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਇਨ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਓਇਡ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ 38 ਮਿੰਟਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਈਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਇਨ ਦਾ ਟਰਮਸ ਆਫ ATP ਯੂਜ਼ਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ATP ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਨਰਜੀ ਕਰੰਸੀ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸੈੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਪਊਗੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟ ਬਿਗਨਸ ਐਟ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੋਟ ਕਾਲਡ origin of replication or ORI। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ origin of replication ਦੀ ORI। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ORI ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਵਾਇਰਲ DNA ਹੈਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ origin of replication। ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਨੇ देयर आर अ नंबर ऑफ ORI, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ORI ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ
करना आपां ने DNA रेप्लीकेशन दा 6 स्टैप्स ने मेजर ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੀਸ ਅਕਰ ਫਰੀਲੀ ਇਨ ਦ ਨਿਊਕਲੀਓਪਲਾਜ਼ਮ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਕਲੀਓਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਸਫੋਰਾਈਲੇਸ਼ਨ, or these get phosphorylated and changed into its active forms in the presence of enzyme phosphorylase as follow: deoxy ribo adenosine monophosphate convert हो गया deoxy ribo adenosine triphosphate ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। उरे मोनोफॉस्फेट एक फॉस्फेट ग्रुप सीगा, उरे ट्राईफॉस्फेट्स लग गए, ਇਹਦਾ मतलब वो एक्टिवेटेड ग्रुप हो गया और फॉस्फेट ऐड हो रहे हैं, तो इन्हों आप कहने फॉस्फोराइलेटेड या प्रोसैस का नाम है फॉस्फोराइलेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज। तो ये चारों अपने को 4 तरह के DNA विच यूज़ हो रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये चारों के चारों पहला एक्टिवेटेड फॉर्म के आते हैं, ठीक है। इन्हों दी एक्टिवेटेड फॉर्म्स ने, इन्हों दी सिंपल इनएक्टिवेटेड फॉर्म ने, सिंपल फॉर्म्स ने। हाँ जी, नैक्सट है अपने को एक्सपोजर ऑफ पेरेंट DNA स्ट्रैंड्स। एंजाइम हेलिकेज या फिर इन्हों आप अनवाइंडेज भी कह सकते हैं, एक्ट्स अपॉन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ DNA बाय डिस्ट्रॉइंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दोनों स्ट्रैंड्स नूं खोलन का काम कौन करता पिया, एंजाइम हेलिकेज, क्योंकि उन्होंने विचकार जिहड़े हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने A ते T दे विच, G ते C दे विच, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड्स ओपोजिट अरेंज होंदे ने एंटी पैरल। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि A ਤੇ T ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ G ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੈਲੀਕੇਜ਼। ਅਨਵਾइंडिंग द बोथ स्टैंड्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लीकेशन फोक। ਜਦੋਂ स्टैंड खुल ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ आपस ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। द एक्सपोज स्ट्रैंड्स आर स्टेबलाइजिंग विद द हैल्प ऑफ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕੁਆਇਲ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆ ਕੇ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਡਿਊ ਟੂ ਅਨਕੁਆਇਲਿੰਗ ਆਫ ਸਟੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ बिल्कुल ओपोजिट साइड पर जिथे खुल रहा होंगे उसकी ओपोजिट साइड पर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है ड्यू टू द सुपर कोइलिंग। उस टेंशन नू रिलीज़ कौन करता है, DNA गायरेज और टोपोआइसोमरेज, ठीक है। जिमें तुसी छोटे होंदे पींग झूटी होएगी, आप पींग के उपर बैठ के उन्होंने बल दई जा रहे हैं घुमाई जा रहे हैं, तो जदों तुसी वापस उस रस्सी नू खोलते हो उल्टी डायरैक्शन च घूम के वो खुलनी शुरू होंदी है रस्सी, तो थोड़ा झटका लगता वो, क्योंकि उपर जो रस्सी होंगी है वो सुपर कोइलिंग हो जाती है, ठीक है। उत्थे एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो सिमिलरली नीचों स्टैंड खुल रहा है तो उपर क्या हो गया, सुपर कोइलिंग हो गई, राइट। तो जी सुपर कोइलिंग हुई है उन्होंने रिड्यूस करने के लिए, ताकि जो पूरा स्टैंड है वो बल ना पै जाए, उन्होंने नॉर्मल रखने के लिए DNA गायरेज या टोपो आइसोमरेज हेल्प करता है, ठीक है। हेलिकेज स्ट्रैंड्स नू खोलता है, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स उन्होंने स्टेबल करते हैं, दोनों कल्ले स्टैंड नू, सिंगल स्टैंड्स नू, ते गायरेज की करता है उस टेंशन नू, सुपर कोइलिंग की टेंशन नू रिड्यूस करता है तो उन्होंने रिलीज़ कर देता स्टैंड्स नू। हाँ जी, दिस इज़ कॉल्ड द रेप्लीकेशन फोक, ठीक है। इतों दो ओपन हो गए स्टैंड, आ एक डार्क ब्लू कलर का तुहानूं दिख रहा, एक लाइट ब्लू कलर का दिख रहा स्टैंड, तो ये दोनों इतों की ओपन हो गए। जिस पॉइंट तो ओपन हो गया तो की बन गया अपने को रेप्लीकेशन फोक। हाँ जी, अगे है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। एट द फ्री 3' एंड ऑफ वन स्ट्रैंड एंड फोक एंड ऑफ द सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ RNA इज सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ RNA प्राइमेज। दोनों स्ट्रैंड्स के उपर RNA प्राइमर लगता है, बनता है किहदी हेल्प के नाल, RNA प्राइमेज की हेल्प के नाल, ठीक है। द सिंथेसाइज RNA इज़ कॉल्ड RNA प्राइमर, उन्होंने आप RNA प्राइमर कहने। इट प्रोवाइड्स 3' OH ग्रुप
फॉर ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਬਣੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਐਨਏ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਆਪਣਾ 3-OH ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਹੈ, ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਹੋਊਗਾ, OH ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਕਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੈਨ ਬੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ, the two separated strands in the area of replication fork attract complementary phosphorylated nucleotides। हाँ जी, न्यूक्लियोप्लाज्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਸਫੋਰਾਈਲੇਟਡ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪਾਇਰੋਫੋਸਫੇਟੇਜ਼ ਰਿਮੂਵ 2 phosphates from the phosphorylated nucleotides and a lots of energy is released which is used in the building hydrogen bonds। हाँ जी, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੇ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੇ ਟੋਟਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਸਫੇਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਸ ਤੋਂ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਵੀ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਚੇਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, 2 ਸਟੈਂਡਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, 4th ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਨਿਊ ਸਟੈਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ RNA ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦ ਐਡਜਸੈਂਟ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਫਾਊਂਡ ਅਟੈਚ ਟੂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਈਚ ਟੈਂਪਲੇਟ DNA ਸਟੈਂਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਫੋਸਫੋਡਾਈਐਸਟਰ ਬੌਂਡ ਐਂਡ ਗੈਟ ਲਿੰਕ ਟੂ ਰੈਪਲੀਕੇਟਿਡ DNA ਸਟੈਂਡ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਟੈਂਡ ਬਣੂਗਾ DNA ਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ DNA ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੋਸਫੋਡਾਈਐਸਟਰ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਕਬੋਨ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3rd ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ 5th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਸਫਰ ਗਰੁੱਪ ਐਡ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਸਫੋਡਾਈਐਸਟਰ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। The 2 strands run in anti-parallel direction. The 2 template provide different ends for replication। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਟੈਂਡਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ ਵਿਦ ਪੋਲੈਰਿਟੀ 3' to 5' forms its complementary strand continuously, it is called leading strand। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ 3' ਤੋਂ 5' ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੀਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5' to 3', ਉਹਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ 5' to 3' ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਗਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਲੀਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਗਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ DNA ਬਣੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ DNA ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਕਾਸਾਕੀ ਜਾਂ ਓਕਾਜ਼ਾਕੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਫਟਰ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੈਪਸ ਨੇ ਦੇ ਵਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜੁਆਇੰਟ ਬਾਈ DNA ਲਾਈਗੇਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ DNA ਲਾਈਗੇਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਦ ਫੋਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਪੋ ਆਈਸੋਮਰੇਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੈਲੀਕੇਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। DNA ਪ੍ਰਾਈਮੇਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, RNA ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, DNA ਲਾਈਗੇਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਕਾਜ਼ਾਕੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ। ਸੌਰੀ, ਇਹਦੇ ਲੀਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਆ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਕਾਜ਼ਾਕੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਬਣਨਗੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਸਟੈਂਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੈਗਿੰਗ ਸਟੈਂਡ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ
टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, आरएनए प्राइमर, डीएनए प्राइमेस या आरएनए प्राइमेस, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहे हैं इत्थे। दिस इज़ लैगिंग स्टैंड। जिथे लैगिंग स्टैंड होगा उत्थे वो फ्रैगमेंट्स विच बनूगा डीएनए, तो उन्होंने आप ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने को क्या है, लीडिंग स्टैंड। राइट, एंड ये अपने को लगे हुए ने इधर दोनों पर्पल कलर के सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स उन्होंने स्टैबलाइज करने के लिए। और तुसी बहुत ही ध्यान नाल ये चीज़ याद करनी है कि पोलैरिटी की है स्टैंड की। अगर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, जोड़ा लैगिंग स्टैंड है वो बनता पे तो वो पोलैरिटी की होएगी 5' to 3' है या 3' to 5' है। अगर अपने को लीडिंग स्टैंड बन रहा तो वो पोलैरिटी की होनी चाहिए है या की होगी 3' to 5' है या 5' to 3' है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटिड। राइट, क्योंकि ये यूनीवर्सल है उस डायरैक्शन के विच बननगे। ये नहीं है कि एक परसन के किसी होर तरह हो रही है प्रोसैस तो दूजे किसी होर तरह, या थोड़ी अपनी मर्जी चलेगी सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होएगा। जो बाय कन्वेंशन जो रूल्स है ने वही फॉलो होणगे। पोलैरिटी थोनों माइंड च रखनी पएगी कि आरएनए प्राइमर आके कित्थों बनन लग्या, कित्थे सिंथेसाइज होया। ਜਿਹੜੇ पोलैरिटी के उपर आके सिंथेसाइज होंदा उत्थे हमेशा लैगिंग स्टैंड बनता और ਉਹਨੂੰ फ्रैगमेंट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ क्या कहने ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ओपोजिट पोलैरिटी होंदी है उत्थे जाके क्या लगता है कॉन्टीन्यूटी के स्टैंड बनता तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कहने लीडिंग स्टैंड। ठीक है, दो तरह के स्टैंड बनते हैं, लीडिंग तो लैगिंग। लैगिंग फ्रैगमेंट्स के विच बनूगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, तो जो लीडिंग स्टैंड है कॉन्टीन्यूटी के विच बनता है। दोनों पासे ही डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है। राइट, एक कॉन्टीन्यूटी के विच कर रहे हैं, एक दे विच वो फ्रैगमेंट्स के विच बनाता पे। जोड़े फ्रैगमेंट्स ने उन्होंने जोड़न का काम कौन करता पे, डीएनए लाइगेज। ठीक है, तुसी हर एक एंजाइम का रोल बहुत ही ध्यान नाल याद करना है। हर एक का वैल डिफाइंड रोल है और इत्थे लिखे भी होया रिटन पोर्शन के विच तुहानूं बहुत ही क्लीयरली रोल दस्सिया होया सारिਆਂ ਦਾ। पोलैरिटी भी बहुत क्लीयरली डिफाइन की हुई है। पहला की होएगा आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज होगा, आरएनए प्राइमेज की हेल्प नाल होएगा, तो वो सारा कुछ तुसी बहुत ही ध्यान दे नाल कवरअप करना है पूरी प्रोसैस के विच। हाँ जी, लास्ट वन इज़ प्रूफ रीडिंग। अगर मान लो कदे इदा हो जाता है कि कोई रोंग बेस अटैच हो गया, ठीक है, द फ्रीकुएंसी इज़ वेरी लो। 10,000 के विचों एक चांस होंदा कदे। ठीक है, मान लो 10,000 नाइट्रोजन बेस लगे ने तो कोई एक चांस होगा कि कदे इदां दी कोई गलती आ गई, तां भी जिहड़ा डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो उस गलती नूं सेंस कर लैंदा है और उसनूं करैक्ट कर दिंदा है विद द हैल्प ऑफ अ नंबर ऑफ एंजाइम्स, एंड फिर उस करैक्शन नूं सील कर दिंदा है विद द हैल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। क्लीयर, मतलब ये नहीं गा कि डीएनए प्रोसैस खत्म हो गई, डॉटर स्टैंड्स बन गए तो बन गए, ये नहीं गा। उस तो बाद उसकी प्रूफ रीडिंग होंदी है। जिवें तुसीं अपने पेपर करन तो बाद प्रूफ रीडिंग करते हो ना, एक बार पेपर में भी क्वेश्चन छुट तो नहीं गया, गलत तो नहीं हो गया। सिमिलरली प्रोसैस के खत्म होने ते जिन्ना कुछ टैंपलेट स्टैंड ओपन अप होया सीगा उन्ना स्टैंड डॉटर स्टैंड बनन तो बाद प्रूफ रीडिंग होंदी है भी कितने कोई गलती तो नहीं होगी प्रोसैस के विच। ठीक है, गलती होगी तो की हो गया, अगर गलती हो जाती है तो म्यूटेशनस आ जांदियां ने। राइट, अगर रेप्लीकेशन के विच गलती होंदी है प्रूफ रीडिंग तो बाद भी कोई गलती रह जाती है, इट मे लीड्स टू म्यूटेशनस। ठीक है जी, थैंक यू। आई होप थोनू लैक्चर समझ आया होगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।